नमस्कार दोस्तों, मैं एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग जो है चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम से संवैधानिक विकास को समझने का प्रयास शुरू किया था और यहाँ से हमने 1793 तक पिछले लेक्चर में जो 1793 का चार्टर अधिनियम था उसको समझा था, उसको समझने का प्रयास किया था। और हमने कहा था कि 1793 के चार्टर अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि कंपनी का व्यापार 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। तो 1793 से 20 वर्ष बाद 1813 में फिर एक नए अधिनियम के साथ ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नया संशोधन पारित किया। तो अब इस चार्टर अधिनियम 1813 को हम समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा था कि अधिनियम जब हम समझ रहे हैं तो हमें उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, उनको समझने की आवश्यकता है कि जो अधिनियम में प्रावधान है वो किस तरीके से बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बदलते हुए हितों के साथ बदल रहे हैं। तो हमें इन दो चीज़ों को हमेशा समझते रहना है। अधिनियम के प्रावधानों को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी है। एक हमने कहा बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियां तथा दूसरा कंपनी एवं ब्रिटिश उपनिवेशवाद के ब्रिटिश शासन के हित। ये दो जिस तरीके से बदलेंगे उसी तरीके से अधिनियम के प्रावधान बदलेंगे। ये बात हमने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाई थी कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के लिए तो धीरे धीरे करके एक क्रमिक विकास के तहत उसके हित और ऐतिहासिक घटनाओं की वजह से जो परिस्थितियां बदलती रहती हैं उसी के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कानून बन रहे हैं उनके प्रावधानों में बदलाव हमें देखने को मिलता है। उसी बदलाव को जब हम ठीक से समझ जाएंगे तो हमें अधिनियम के प्रावधान उनको याद करने की रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने पिछले लेक्चरों को भी आपको जब समझाया था तो हमने बार बार इस बात पर जोर दिया था कि आपको पृष्ठभूमि को समझना है ताकि आपको प्रावधान हमेशा जल्दी से समझ में आ जाए, बिल्कुल एक सामान्य समझ आपके अंदर विकसित हो जाए कि कोई प्रावधान ब्रिटिश संसद क्यों ला रही है। वो कोई हवा में नहीं ला रही है कि प्रावधान कर दिया। जैसे आज के हिसाब से समझिए कि आज एक उदाहरण देते हैं। आज के हिसाब से अगर आज भारत में कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो सरकार जो है संविधान में संशोधन करती है ताकि बदलती हुई परिस्थितियों तथा बदलती हुई परिस्थितियों के कारण जो नई चुनौती उत्पन्न हुई है उनसे निपटने में नया संविधान सफल हो सके। जैसे जीएसटी आया तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए सरकार ने जीएसटी अधिनियम पारित किया। तो ठीक उसी तरीके से आपको इन अधिनियमों को समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है और राजनीतिक विस्तार कर रही है। तो ब्रिटिश संसद के जो कानून हैं, जो अधिनियम हैं, वो उनके हितों के हिसाब से बदलेंगे। तो चार्टर अधिनियम 1813 में हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था पृष्ठभूमि को हम हर अधिनियम से पहले समझ रहे हैं ताकि बाद में, क्योंकि क्या होता है कि जो अधिनियम के प्रावधान हैं उनकी उत्पत्ति पृष्ठभूमि से हो रही है। तो पृष्ठभूमि को अगर हम ठीक से समझ जाएंगे तो हमें अधिनियम के जो प्रावधान हैं वो बदलती हुई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक तरीके से मिरर है, दर्पण है। तो उसको आप साफ तरीके से एक जो कॉज, जो कारण और प्रभाव है उसको, उसके नज़रिए से आप अधिनियम के प्रावधानों को समझ पाएंगे। तो देखिए, हमने कहा कि पहले कंपनी का राजनीतिक विस्तार कम था। राजनीतिक विस्तार शुरू में क्या है, कंपनी का कम है, और बाद में 1765 में बक्सर के युद्ध के साथ लगातार राजनीतिक विस्तार उसका हो रहा है और कंपनी भारत के नए नए क्षेत्रों को जीत रही है।
तो इसीलिए उनको नए नए क्षेत्रों में को अपने व्यापार के लिए उन पर नियंत्रण स्थापित करना है और उन पर कानून लागू करना है। तो एक पॉइंट ये है कि 1813 तक आते आते कंपनी का विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब कंपनी मराठों को हरा चुकी है, कंपनी मैसूर को हरा चुकी है। तो इस तरीके से कंपनी एक तरीके से अखिल भारतीय होती जा रही है, उसका जो साम्राज्य है वो पूरे भारत में जो है फैलता जा रहा है। तो इसके अब जब कंपनी का विस्तार बढ़ता जाएगा तो कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। पहले कंपनी केवल व्यापार कर रही थी और जैसे जैसे उसका विस्तार हो रहा है तो वो राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रही है, वो प्रशासनिक संगठन खड़े कर रही है, वो नई नई संस्थाएं बना रही है। तो उसके लिए उसको जो है ज़रूरी है कि उसका जो प्रशासन है वो उसमें बढ़ोतरी होगी और उसके जो व्यापार के काम हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। उनकी राजनीतिक गतिविधियों में कंपनी का जो हस्तक्षेप है वो बढ़ता चला जाएगा। तो एक घटना ये हुई है कि 1773 से अधिनियम बनने की जो शुरुआत होती है उस यात्रा में 1813 तक आते आते, जो कि हम नया कानून पढ़ रहे हैं, कंपनी का साम्राज्य बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो उसके पास अब उसको पहले वो अपने संसाधनों का प्रयोग केवल व्यापार में कर लगा रही थी कि कैसे अधिक से अधिक व्यापारिक मतलब उसके जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उनमें उसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। लेकिन धीरे धीरे चूंकि अब राजनीतिक जो उसकी गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं तो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि वो राजनीतिक गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान दे और व्यापार को थोड़ा सा कम करे। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे इस अधिनियम के प्रावधान इस पृष्ठभूमि के आधार पर बनते हैं। एक दूसरा जो हमने यहाँ पर पृष्ठभूमि में लिखा है वो लिखा है ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप विश्व इतिहास में देखेंगे कि 19वीं शताब्दी के पहले दशकों यानी 1800 से लेकर के 1820 के बीच औद्योगिक क्रांति का पहला चरण आता है। औद्योगिक क्रांति का पहला चरण, इसकी शुरुआत होती है ब्रिटेन से। इसमें औद्योगिक क्रांति, चूँकि हमारा अभी विश्व इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम विश्व इतिहास में इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे ताकि आपको अधिनियम को समझने में थोड़ा सा मतलब सहजता हो, आसानी हो। औद्योगिक क्रांति में होता है कि पहली बार बड़े पैमाने पर मशीनों से उत्पादन शुरू होता है। अगर मशीनों से उत्पादन होगा तो उत्पादन कई गुना क्या है, बढ़ जाएगा। उत्पादन में कई गुना वृद्धि। अब अधिक उत्पादन होगा तो बाजार की जो है ज़रूरत बढ़ जाएगी। हम क्या कह रहे हैं कि इससे 1800 से पहले तक जो उत्पादन है उसमें जो है मतलब मजदूरों का योगदान बहुत ज़्यादा है, मशीनों का उतना, लेकिन इस दौर में मशीनों से उत्पादन में जब वृद्धि आती है, आपने सुना होगा जेम्स वाट ने इसमें इंजन की खोज की, उसके अलावा बहुत सारे अदर जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए, उनकी वजह से उत्पादन में मशीनों ने इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी कि अब उस उत्पाद को बेचने के लिए ब्रिटेन को बाज़ार की ज़रूरत है। तो वो बाज़ार का प्रसार करेगा और जो नए बाज़ार ढूंढेगा तो उन बाज़ारों में उसको इस तरीके के उनको ख़रीदार चाहिए। हम क्या कह रहे हैं कि पहले भारत जो है सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और वो हाथ से बन रहे हैं भारत में। तो ब्रिटेन की मशीनों से क्या होगा, सूती वस्त्र बनने लगेंगे तो भारत में उत्पादन की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि नियंत्रण ब्रिटेन का है। तो वो सूती वस्त्र अपने मशीनों से अपने फैक्ट्रियों में बना के भारत भेज रहा है। तो भारत जब वो कपड़े भेज रहा है, अपने उत्पाद भेज रहा है, तो उसको भारत में चाहिए उपभोक्ता। तो जाहिर सी बात है, अब इसको हमें ध्यान में रखना है। हम ये कह रहे हैं कि दो पृष्ठभूमियाँ, दो बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन हुए हैं जो इस कानून को प्रभावित करेंगे पिछले कानून की तुलना में। जो बात आपको 1793 के चार्टर अधिनियम में नहीं दिखी, जो परिवर्तन आपको चार्टर अधिनियम 1813 में दिखेंगे,
1793 के अधिनियम की तुलना में उन परिवर्तनों पर इन दो जो घटक हैं, कंपनी का बढ़ता साम्राज्य और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, इन दो पॉइंट के बेस पे समझना है। तो इन दो पॉइंट के बेस पे हम समझ रहे हैं कि कंपनी 1813 तक आते आते भारत के बड़े और पावरफुल क्षेत्र, जो शक्तिशाली क्षेत्र हैं, उनको जीत चुकी है। तो उसके पास प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो वो अपने व्यापार पर, जो उसके व्यापारिक गतिविधियों में जो उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जो संलिप्तता है, वो घटेगी। और दूसरा जो चेंजेज हुआ है इस दौर में पिछले अधिनियम की तुलना में, कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। उस औद्योगिक क्रांति की वजह से, मशीनों के प्रयोग की वजह से जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा तेज हो गया, और उस उत्पादन को बेचने के लिए ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की ज़रूरत है। इन दो पॉइंट के बेस पे हम अब अधिनियम के प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पृष्ठभूमि को समझे बिना अगर आप अधिनियम के प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, आपको रटना पड़ेगा जो आप भूल जाएंगे। तो अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर हम अधिनियम के प्रावधानों को देखते हैं। इस अधिनियम के पहले प्रावधान में आप देखिए, हमने लिखा है, इस अधिनियम से भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी गई। चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इस प्रावधान को हम बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से, बिल्कुल साधारण समझ के साथ समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वाले अधिनियम में देखिए, हमने लिखा था 1793 में ब्रिटिश संसद ने एक प्रावधान किया था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। पिछले अधिनियम में हमने लिखा था कि 1793 के अधिनियम में ब्रिटिश संसद ये प्रावधान कर रही है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन अब हमने चूंकि बोला कि स्थिति परिस्थितियां बदल गई हैं और ब्रिटेन में कंपनी का जो साम्राज्य है वो भारत में बढ़ता जा रहा है, तो उसके पास राजनीतिक और प्रशासन के काम ज़्यादा हैं, तो उसके ऊपर जो व्यापार की जिम्मेदारी है उसको थोड़ा सा घटा दिया जाएगा, ताकि कंपनी जो है ज़्यादा समय और ज़्यादा संसाधन जो हैं वो प्रशासन और अन्य राजनीतिक कार्यों में खर्च करे, न कि व्यापार के मामलों में खर्च करे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद अब इस बात की अनुमति देती है कि ब्रिटेन में कोई भी व्यापारी भारत जाकर भारत के साथ व्यापार कर सकता है, सिवाय चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर। इसका मतलब कि भारत के साथ जो चाय के मामले में जो व्यापार हो रहा है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाय खरीद के ब्रिटेन ले जा रही है, यूरोप बेच रही है, उस पर अभी भी कंपनी का नियंत्रण होगा। केवल कंपनी अभी भी चाय का व्यापार करेगी, लेकिन अन्य उत्पादों में अन्य व्यापारी भी जो है व्यापार कर सकते हैं। दूसरा, चीन के साथ व्यापार। देखिए क्या होता था कि जब कंपनी भारत आती है तो भारत में केवल वो भारत से व्यापार नहीं कर रही है, भारत से वो, अगर आप भारत के पूरब की ओर जाएं तो दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर के चीन तक से व्यापार कर रही है। इसके लिए उसने क्या किया था, भारत में अफीम की खेती की थी। आप आगे विश्व इतिहास में एक शब्द पढ़ेंगे, अफीम युद्ध। तो क्या हुआ था कि भारत में अफीम का उत्पादन करती थी कंपनी, और उस अफीम को जो है चीन को बेच देती थी। और चीन, चूँकि उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन पे भी नियंत्रण था, तो वो ज़बरदस्ती दबाव बनाकर चीन को अफीम खरीदने के लिए मजबूर करती थी, और बदले में जो पैसे मिलते थे अफीम को बेचने से, उस पैसे से चीन से जो है माल खरीद के उसको यूरोप बेचा जाता था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ एक त्रिकोणीय व्यापार था। इसको त्रिकोणीय व्यापार कहते हैं, इसीलिए इसको आप हिस्ट्री में डिटेल में समझेंगे। इसमें क्या होता था कि एक तरफ है कंपनी, एक तरफ है भारत, और एक तरफ है चीन। कंपनी भारत में अफीम उत्पादन करके अफीम को चीन को बेच रही है, और अफीम बेचने से जो पैसा मिला है उससे चीन से माल खरीद के, जैसे रेशम के कपड़े वगैरह हैं या अन्य चीज़ें हैं, वहाँ से उसको
यूरोप बेच रही है। ये इसको त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता है, इसको हम इतिहास में समझेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो प्रावधान लिखा है कि चीन और चाय के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऊपर के प्रावधान में जो लिखा है कि भारतीय व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना रहा। मतलब अगर कंपनी के अलावा कोई ब्रिटिश व्यापारी भारत आता है तो वो किसी भी उत्पाद को खरीद सकता है, बेच सकता है, जैसे सूती कपड़े बेच सकता है, रेशमी कपड़े बेच सकता है, मसालों का व्यापार कर सकता है, लेकिन वो भारत में रहते हुए कंपनी के अलावा कोई अन्य व्यापारी चीन के साथ व्यापार नहीं करेगा। और चाय के मामले में भी वो जो व्यापार है वो नहीं करेगा। आगे हम 20 साल बाद फिर 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इस व्यापारिक प्रतिबंध को भी हटा दिया जाता है और चाय और चीन पर भी कोई भी ब्रिटिश व्यापारी व्यापार कर सकता है। लेकिन इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन को छोड़कर अन्य किसी पर उसका जो व्यापारिक एकाधिकार है उसको समाप्त कर दिया गया और कंपनी व्यापारिक एकाधिकार के बजाय अपने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों पर अधिक ध्यान देगी। क्यों? क्योंकि हमने पृष्ठभूमि में आपको बताया कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के बड़े क्षेत्र को राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से नियंत्रित करती है। एक बड़ा कारण ये है। अब हम दूसरा इसका प्रावधान समझेंगे कि ब्रिटिश शासन ने पहली बार भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास तथा प्रसार के लिए कदम उठाया तथा इस उद्देश्य के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। देखिए, हमने पिछले अधिनियम में 1773 और 1784 के अधिनियम में ये पढ़ा था। हमने आपको बताया था कि जब 1773 से 1784 के बीच पहली बार भारत में न्यायालय की स्थापना होती है, जुडिशियल जो न्यायिक संस्थाएं बन रही हैं, उसमें ये कहा गया था शुरू में कि जो कलकत्ता में बना हुआ सर्वोच्च न्यायालय है उसमें उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो केवल कंपनी के कर्मचारियों पर होगा। और बाद में उसको बढ़ाकर कर दिया गया कि कलकत्ता के सभी निवासियों पर होगा। लेकिन न्याय देते समय ब्रिटिश जो सर्वोच्च न्यायालय है वो भारत के लोगों यानी बंगाल के कलकत्ता के निवासियों के मामले में जब सुनवाई करेगा तो वो उनके धार्मिक एवं सामाजिक रीति रिवाजों का ख्याल करेगा। और उस समय हमने ये बताया था कि कंपनी शुरू में, देखिए हमने फिर बोला कारण और प्रभाव को आप हमेशा समझिए। शुरू में कंपनी का इतना ज़्यादा शक्तिशाली वो कंपनी नहीं है, इसीलिए वो भारत में केवल व्यापार और राजनीतिक नियंत्रण तक सीमित है। प्रारंभिक चरण में उसके यही उद्देश्य है, पहले व्यापार फिर राजनीतिक नियंत्रण। फिर जब कंपनी और ज़्यादा मजबूत होती है तो वो भारत के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रही है। बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियां ही भारत में संवैधानिक विकास के क्रमिक विकास को प्रभावित कर रही है, इसको हमें समझना है। तो अब यहाँ पर क्या पहली बार किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास का प्रयास करेगी और उसके लिए ब्रिटिश शासन उसको हर साल 1 लाख रुपये का आवंटन करेगा। दूसरा है कि पहली बार इस अधिनियम में कहा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति प्रदान की गई। इन दोनों प्रावधानों का उद्देश्य एक है। हमने शुरू में आपको जब पृष्ठभूमि बताई तो उसमें ये बताया 2 कारण, एक है कंपनी का बढ़ता साम्राज्य, दूसरा ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति। कंपनी का बढ़ता साम्राज्य का प्रभाव हमने देखा यहाँ अधिनियम के पहले प्रावधान में कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ताकि कंपनी व्यापार से अधिक अपने राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों में ध्यान दे। दूसरा जो अधिनियम का जो प्रावधान है वो है कि कंपनी पहली बार ब्रिटिश शासन ने भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास पर प्रसार के लिए 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष का आवंटन का प्रावधान किया और दूसरा ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति। इसका उद्देश्य देखिए, ये 2 प्रावधान जो हैं शिक्षा का प्रसार, पश्चिमी शिक्षा
का भारत में प्रसार और ईसाई मिशनरियों को आने की अनुमति। इन दोनों का उद्देश्य हमने बोला भारत में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों का एक बाजार तैयार करना। इस प्रावधान को आप इससे समझ सकते हैं। हमने कहा कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है और उसके पास अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा बाजार चाहिए। देखिए, बाजार तो भारत में पहले ही है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या वो मानसिक रूप से ब्रिटिश उत्पादों को खरीदने को तैयार है? तो इसके लिए ब्रिटेन जब पश्चिमी शिक्षा का वो कर रहा है, आपको पता है कि ईसाई मिशनरियों ने भारत में बहुत सारी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, तो इस पैटर्न पे इनको लाया गया कि ये इस तरीके की शिक्षा का प्रचार प्रसार करें जिससे भारत में ब्रिटिश वस्तुओं को खरीदने वाला एक वर्ग तैयार हो सके। शिक्षा के जरिए भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का उपभोक्ता वर्ग तैयार करना। मानसिक रूप से इस तरीके की शिक्षा प्राप्त करें भारतीय मध्य वर्ग जो ब्रिटिश वस्तुओं को सहजता के साथ खरीदने को उतावला रहे। जिस तरीके से आप देखेंगे कि आज की डेट में बाजार में उपभोक्ता तैयार करने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, तो एक तरीके से उस समय ये जो शिक्षा का प्रावधान किया जा रहा है और ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा जा रहा है, तो उन लोगों ने एक तरीके से विज्ञापन की भूमिका निभाई कि आप कोई उत्पाद खरीदने से पहले अगर आप कोई विज्ञापन देखते हैं किसी उत्पाद का, तो आप उससे प्रभावित होकर के निश्चित तौर पर उस उत्पाद को खरीदते हैं। तो यही भूमिका इसमें की गई। अब ये जो है कुछ प्रमुख प्रावधान इसके थे। हमने फिर बोला आपको पृष्ठभूमि को ठीक से समझना है ताकि आपको प्रावधानों को रटने की आवश्यकता आपको न पड़े। तो इसको आप समझिए, इसके पृष्ठभूमि को ठीक से समझिए। इतिहास के थोड़ा बहुत चीज़ें हमने हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाई क्योंकि वो इतिहास का विषय था, लेकिन हमने इतना समझा दिया कि आपको प्रावधान समझ में आ जाए। तो अब 1833 के अगला अधिनियम जो है, जो हम संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं, उसको आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। रटने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अधिनियम के प्रावधानों को समझना है कि वो क्यों जो है इसी समय ऐसे प्रावधान इसमें डाले जा रहे हैं। बदलती हुई ऐतिहासिक घटनाओं के साथ एक तरीके की कनेक्टिविटी बनाते हुए समझना है। तो इस आप GK Academy हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और हम लोग जो है अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं।